वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मेहमानों से जुड़े उससे पहले बता दें आपको कि अपने सवाल जो कि हमारे शो का बहुत बड़ा हाईलाइट है, हम आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं और आपके सवाल आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचा सकते हैं। 9219873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर अपना सवाल भेज देना है। चाहे तो वीडियो के तौर पर भी अपना सवाल रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वन के CEO ऋषि मेहरा और साथ ही गौतम कालिया जो कि शेर खान बाय BNP पारबास से हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हम सीधा अब जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ और कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मोनू हमारे साथ हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। मोनू, कैसे हैं आप? मैडम नमस्ते और नमस्ते। जो गेस्ट है उनको भी नमस्ते। मैं ठीक हूँ और बेसिकली मैंने पोर्टफोलियो तो भेजा था व्हाट्सएप पे, आपके पास होगा ही। हाँ तो इसमें ना बेसिकली दो हैं, जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और एक आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप। इसमें 4-5 साल हो चुके हैं और मैंने देखा था तो आदित्य बिरला परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करने का। तो वही सर से पूछना था कि क्या इसको मैं चेंज करूँ। ऑलराइट। और बाकी ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इसके किसी और फंड पे आपको सलाह नहीं चाहिए, या जो आपने हमें लक्ष्य बताए हैं अपने उसके मुताबिक आप इन तमाम फंड्स पर सलाह चाहते हैं, क्योंकि आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं लगभग 18 से 20 साल में। जी बिल्कुल। ये मिराई एसेट ब्लू चिप फंड है, SBI मल्टी कैप फंड है और ICICI सिल्वर ETF है। ये तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है 5-6 महीने में, मतलब 1-2 महीने आगे पीछे। बाकी फंड्स में मुझे बस वही चाहिए कि क्या ये सही है पूरा पोर्टफोलियो, अगर नहीं है तो इसमें मुझे कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है, बस इसी की बात मुझे चाहिए। यहाँ पर आपका पहला जो लक्ष्य है वो 10 से 12 साल में 1 करोड़ का है और उसके बाद आपको 18 से 20 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए। गौतम के पास ये सवाल जाएगा। गौतम, दोनों ही लक्ष्य के लिए एक तो साफ बात यह है कि इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा जो राशि है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो मिक्स को भी जो फंड्स चुने हैं थोड़ा सा और रोबस्ट प्लानिंग की ज़रूरत है आपके मुताबिक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक कोर पोर्टफोलियो जो कि अहम होता है किसी भी फाइनेंशियल प्लान के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाँ जी, तो बात आपने एकदम सही कही कि इनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो इन्होंने सही फंड्स पकड़े, इनकी नज़र सही फंड्स पे पड़ी है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। हमारे रिसर्च के हिसाब से इन दोनों फंड्स को आपको शिफ्ट कर देना चाहिए, सिप भी और जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। तो ये दो आप चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। और आपके पास जो 10,000 रुपए है जो आप ज्यादा और डालना चाहते हैं, उससे आपका पहला गोल जो 1 करोड़ का है और जो दूसरा गोल है 2 करोड़ का, वो टोटल 3 करोड़ आपका इससे बन नहीं पाएगा। तो आपको वो 25-30 हजार रुपए और डालना पड़ेगा 12% के रिटर्न के हिसाब से, जिससे आपके ये दोनों गोल 1 करोड़ और 2 करोड़ के बन जाए। और उसके लिए आपको 10,000, अभी के लिए आप 10,000 डालिए, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा। तो 10,000 जो डालेंगे एक्सेस ब्लू चिप फंड में डालिए, 6,000 का सिप कर सकते हैं आप। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 500 रुपए और बढ़ा सकते हैं महीने का। एक्सेस स्मॉल कैप फंड में आप 1,000 रुपए और बढ़ा सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप में आप 2,500 का नया सिप चालू कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपका फिर 23,500 का महीने का सिप जाना चालू होगा। तो फिर आपका एक पड़ाव तो एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा। मोनू, कोई सवाल पूछना चाहते हैं गौतम से? HDFC चिल्ड्रन फंड, इसको कंटिन्यू करना है या ये मतलब इसको भी स्टॉप कर सकते हैं? तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स का देखेंगे तो HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड भी आपने सही फंड पे आपने सवाल पूछा है। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप इसको फ्लेक्सी कैप स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड हो गया।
तो उसमें आप डाल सकते हैं। आपका ये एसबीआई मल्टी कैप फंड भी है जो आपका चल रहा है उसमें। उसमें आप अभी के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है क्योंकि नया फंड है। इसमें 1-2 साल वेट करके देखना पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के बाद मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मगर आपके दूसरे फंड तो ठीक है। यहाँ पर जिस फंड की ये बात कर रहे हैं गौतम, मुख्य तौर पर आपके बच्चों की बेहतर भविष्य के लिहाज से ही कोई भी इस फंड को खरीदता है। मुझे ये समझना है कि जो बाकी फंड्स यहाँ पे सुझाए गए हैं उनके ज़रिए भी तो इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो लक्ष्य अगर है पूरा किया जा सकता है। एकदम। तो ये हाइब्रिड फंड है। नाम में तो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड लिखा है मगर एक्चुअली ये हाइब्रिड है, मतलब डेट और इक्विटी दोनों में पैसा डालते हैं। मगर क्योंकि लंबे अरसे का इन्वेस्टमेंट है तो आप पूरा इक्विटी में डाल सकते हैं जिससे आपकी रिटर्न की अपेक्षा भी ज्यादा हो जाए। तो इसलिए हम यही बोलते हैं कि जैसे फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लार्ज मिड स्मॉल में जहां पे भी डालने के लिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है ज्यादातर अगर लंबे अरसे के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, चलिए मोनू, ये बदलाव आपको सुझाए जा रहे हैं गौतम की तरफ से, लेकिन हमारे अगले दर्शक जो कि ऋषि से सवाल पूछना चाहते हैं फोन लाइन पर हैं। टीएन बंधु, नमस्कार सर। yes, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते नमस्ते, मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए। जी, एक्चुअली मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिया था म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, और मेरा हाँ, उसमें SIP भी 21,000 पर मंथ चल रहा है और हमारा गोल जो रिटायरमेंट गोल है आफ्टर 22 ईयर अराउंड 5 करोड़ के आसपास जो है हमारा कॉर्पस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग हमारा 20 लाख के आसपास है म्यूचुअल फंड में, और जो SIP में कर रहा हूँ क्या उससे वो अचीव हो पाता है गोल? इसके अभी आपने कितना बताया? आपका जो अभी एकमुश्त जमा हुआ है कितना हुआ है? क्या इसी पोर्टफोलियो की बदौलत हुआ है? हाँ, 20 लाख के आसपास जो हमने जो आपको भेजा है उसमें 7-8 फंड है, उसमें टोटल 20 लाख के आसपास है हमारा कॉर्पस, ठीक है। अच्छा। और अभी कंटिन्यू हमारा 21 है जिसमें वो भी डिटेल मैंने भेजा है, जिसमें हमारा मेरा टैक्स सेवर 10,000 है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड वो डिटेल आपके पास है ना। 2 आपने टैक्स सेवर्स शामिल किए हैं, कोई खास वजह? एक्चुअली मैम ये 2000 पहले था, फिर 10,000 मैंने ऐड किया, 12 गुने 12 144 1.5 सेव करना था हमको, ठीक है। ठीक है, ओके। और इसका से मैंने चेक किया तो ये थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस का बेटर था टैक्स सेवर का, इसलिए इसमें किया है मैंने। तो अदरवाइज तो आपको टैक्स सेवर की जरूरत नहीं है ना, कि आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपको टैक्स सेवर भी सुझाएं, दोनों में से किसी एक में अगर है ना हो तो। टैक्स सेवर ELS में किया है इसलिए क्योंकि हमको PPF में डाल रहा था, बट वो PPF से बेटर हमको लगा आपका फंड आपका शो देखा कि टीवी में आ रहा था वो सारा, इसलिए डिसाइड किया ELS में ही जाते हैं हम 1.5 के लिए। चलिए ठीक है, ऋषि आपको समझाएंगे विस्तार से। जी हाँ जी, सॉरी। मेन तो हमारा जो पर्पस जो वो बनाना है उसके लिए जो ही फंड होगा कोई दिक्कत नहीं है उससे। 5 करोड़ का लक्ष्य है आपको। निवेश तो काफ़ी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है कि आपने शुरुआत भी जल्दी कर दी है। ऋषि बताएं, मेरे ख्याल से इनको क्या कुछ बदलाव आप सुझाएंगे? हाँ जी, देखिए जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्होंने फंड चुने हैं और इन्होंने शायद ELSS के फंड्स इसलिए चुने हैं कि इनको टैक्स की सेविंग भी हो सके और इनको वो रिटर्न भी मिल सके। तो जो अभी की ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे इनको 20-22 साल में 2 करोड़ 70-80 लाख हो सकता है अगर 12% से 13% के हम रिटर्न को नापे, और इनके ये फंड्स ये डिलीवर कर सकते हैं। बट अगर ये बात करें कि अगर इनको 5 करोड़ चाहिए तो 5 करोड़ करने के लिए इनको 20,000 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे ये सलाह लगती है कि इन्होंने जो फंड्स लिए हैं वो इन्होंने उस इन्वेस्टमेंट के लिए 2.5-3 करोड़ के लिए तो ठीक है, बट हम 3-4 फंड्स और इनको सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके बेसिस पे ये 5 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, जिसमें मैं PJM, इंडियन फ्लेक्सी फंड, पराग पायरिक मल्टी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू फंड और एक्सिस मिड कम फंड को रिकमेंड करना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं इनकी और भी बात करना चाहूंगा कि ये जब ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स जब इनको एक्सपेक्टेड हैं और ये बाद में 3 साल के बाद SIP में ELSS करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि उसका 3 से 6 साल अगर इनको जरूरत पड़े निकालने की करने की तो वो उनका टाइम स्पेन लंबा हो जाता है। ELSS में इन्वेस्टमेंट करना SIP इतना अच्छा हम रिकमेंड नहीं करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर अब मुझे ये बताएं कि इन्हें अगर अपना निवेश बढ़ाना होगा, जो कि आपने सलाह भी क्लियरली दी है ऋषि, तो किस तरह से इनको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? इन्हीं फंड्स में क्या ये बढ़ाने की रणनीति बनाएं? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको हम 4 फंड चाहिए, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी फंड, पराग पारिक मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट फंड, ये 3 या 4 इनको इन फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इनका एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हो जाए। थोड़ा-सा, क्योंकि ये 20 साल के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनकी रिटर्न्स 14 से 16% के लिए आ सकें, तो उस तरफ इनको थोड़ा-सा उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इनकी रिटर्न्स कम पैसे में वो इतना इनका 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन 5 करोड़ की है और अभी ये 50% इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और उसको 50% और करना है। और कई बारी ऐसी चीजें एकदम इन्वेस्ट करने के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए आपको 20 साल के लिए आप थोड़ा-सा पोर्टफोलियो के साथ खेल सकते हैं, कि जहां आप थोड़ा-सा ऐसी फंड्स में डालें जो हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सालों में फ्लेक्सी फंड्स और इन फंड्स में रिटर्न 18 से 20% की आ जाती है, जबकि लार्ज कैप में 12 से 14% की आती है। तो आई वुड रिकमेंड हिम टू इन्वेस्ट इन दीज 2 फंड्स, फ्लेक्सी और मल्टी कैप, जिससे कि इनको वैल्यू मिल सके। टीएन बंधु जी, आप ऋषि से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी अच्छा, इसके अलावा हमारा जो एनपीएस में अराउंड 15% चल रहा है टीयर 1 में, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो वो भी इसमें ऐड होता है, उससे क्या कॉर्पस बन सकता है जो आफ्टर 22 ईयर? अभी उसमें हमारा टोटल 16 लाख के आसपास है ग्रॉस अमाउंट जो भी है। और उसमें आपकी स्कीम कौन सी है? सॉरी, उसमें आपकी स्कीम कौन सी है? इसमें एसबीआई है, यूटीआई है, एलआईसी है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है 33%। अच्छा, ओके ओके जी। चलिए, तो यहाँ पर ऑटो चॉइस है, लेकिन ये रिटायरमेंट के लिहाज से आप अपने इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और बाकी क्योंकि ऑटो चॉइस है ऋषि, तो अभी से तो रिटर्न का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये रिटायरमेंट के लिहाज से इसको शामिल कर ही चुके हैं तो शायद रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं, इनको उसमें बिल्कुल चेंज नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, जिसका जवाब गौतम देंगे। और हमारे साथ हमारे शशिकांत साहब फ़ोन लाइन पर हैं। शशिकांत जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है? शशिकांत जी, आपकी आवाज़ मुझे आ नहीं रही है, शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क टूट रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम, मेरा एक तो सवाल है आपका जी। एक ब्लू चिप फंड हमने एक एसआईपी कर रहा था 2000 रुपये पर मंथ का। ठीक है, बस एक ही फंड है आपके पास? मेरे ख्याल से यहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौतम, जो मुझे समझ में आया है, इन्हें अपने बच्चे के लिए एक निवेश रणनीति बनानी है, और ये हर महीने एक्सिस के ब्लू चिप में 2000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। एक लौता फंड है या नहीं पोर्टफोलियो में, वो मैं नहीं जानती हूँ। इसके अलावा इनको कितना और निवेश बढ़ाना है उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप क्या सलाह देंगे इनको? शशिकांत जी, आपने बहुत अच्छी चीज की है कि आपका बच्चा सिर्फ 1.5 साल का है और आपने एसआईपी चालू कर दी उसके नाम पे। तो 2000 की जो आपने राशि आप हर महीने जमा कर रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड में, वो बहुत अच्छा है। फंड अच्छा है, आप करते रहिए, उसमें कोई संकोच मत करिए, और भरोसा रखिए कि आपका कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा मार्केट में, मगर आप पैसा डालते रहना जरूर। दूसरा, अगर आपको और पैसा आपके पास आता है जो आप और बढ़ाना चाहते हैं और पैसा डालना चाहते हैं, तो मैं आपको 2-3 फंड के नाम दे देता हूं जो आप कंसिडर कर सकते हैं आप पैसा और डालने के लिए। तो एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो लार्ज और मिड कैप फंड्स में कंपनीज में पैसा डालता है। उसके बाद है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जो सिर्फ मिड कैप फंड स्टॉक्स में पैसा डालता है। और एक है DSP फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। तो इन 3 में भी आप और पैसा डाल सकते हैं अगर आपके पास और पैसा है डालने के लिए। बच्चे के नाम पे कर रहे, आप बस उस पे डटे रहिए और डालते रहना, बस वो उससे हटना मत आप।
चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कौन से फंड्स भी शशिकांत जी शामिल कर सकते हैं, उस पर भी आपको समझाइश दे दी गई है। आपसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने फंड्स के नाम नोट डाउन कर लिए हो। नमिता जैन हमारी अग्रणी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमिता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, तो बताएं, आपका निवेश पोर्टफोलियो तो हमारे पास है और आप रिटायर होने वाली हैं, है ना अभी? नहीं, मैं अभी मेरे रिटायरमेंट को अबाउट 17 इयर्स है, तो मैं उसके लिए प्लान करना चाह रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरे ख्याल से काफ़ी रणनीति भी बना रखी है। आपके सवाल में एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि आपने ट्रैवल करना है, जिसके लिए आपने अभी से प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। ये ट्रैवल आपका रिटायरमेंट के बाद का होगा या उससे पहले? मैं ऑलमोस्ट आई एम ट्राइंग टू रिटायर अ लिटिल अर्ली, लाइक 55। तो मैंने सोचा है कि 60 तक आई विल यूज द 5 इयर्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। जो अच्छी जगह हैं मैं देखना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, नॉलेज रिलेटेड ट्रैवल्स है वो कर सकूँ मैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्लान करना चाहूँगी। ओके, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से आपने कम से कम अपनी एक बकेट लिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग तैयार कर रखी है और आपने लिखा है कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो भी अग्रेसिव है। जिस तरह से आपने हमसे सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ट्रैक करती हैं बाज़ार को, क्योंकि आपका 12 साल और 17 साल 2 टाइम होराइजन्स हैं जिसके लिए आप रणनीति चाहती हैं। तो आप कितनी परिचित हैं बाज़ार से? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत ऑलमोस्ट 2016 से 5-6 साल से कोशिश कर रही हूँ मल्टीपल रिसर्च एवेन्यूज़ को पढ़ के समझने की। कुछ हद तक मैंने इन्वेस्ट भी किया, कुछ हद तक मुझे लॉस भी हुआ, कुछ स्कीम को बंद करके मैंने वापस SIP से STP विड्रॉ भी किया। लेकिन आपका शो मैंने पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से देखना शुरू किया एंड आई थिंक दैट वाज इट। उसके बाद से फिर चीज़ें काफ़ी हद तक पर्सपेक्टिव में आने लगी हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। थैंक यू सो मच, आपने हम पे भरोसा किया है। फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो आपके पास अभी एक मुश्त जमा है, उसकी राशि कितनी होगी, अगर आप मुझे अप्रॉक्सीमेट फिगर बता सकें तो? I would have across my PPF, EPF and NPS roughly about 35 L. All right. चलिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं और उससे भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है आपका ट्रैवल प्लान को फिक्स करने का। तो ऋषि बताएं, कहाँ कहाँ नमिता जा पाएंगी अपनी रिटायरमेंट के बाद, जो कि ये कह रही हैं कि 55 साल में लगभग रिटायर हो ही जाएंगी? First of all, congratulations when somebody can decide about his life इतने अच्छे से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो I think that's गोल प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप गोल प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी वो आपको पता नहीं होता और फिर उस स्ट्रक्चर में लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सो जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने डिसाइड किया कि इनके पास ये एग्रेसिव प्लान ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे इन्होंने बीच में बात करने की कोशिश करी कि ये प्लान्स को विड्रॉ करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो माय अंडरस्टैंडिंग टू दिस इज वन इज जनरल सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि आप एकदम बिल्कुल जल्दी से घबरा के स्विच मत करिए। उसके चेंज में बहुत सारी इश्यूज और प्रॉब्लम रहते हैं कि आप लास्ट के 6 महीने मार्केट मत देखिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आपका जो फंड उसके पेयर फंड्स में परफॉर्म नहीं कर रहा है और बहुत 2-3% नीचे है और 1.5 साल नीचे है, तो एक रणनीति अपनाएं कि उस फंड्स को चेंज करने की। ये हमारा एक मूलभूत स्ट्रक्चर है कि कोई भी चेंज करने जाओ। अब ये जो बात कर रहे हैं कि इनको जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट करनी है, ये इन्वेस्टमेंट आई थिंक 40,000 ऑलरेडी कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट है इनके पास, तो उससे इनको 3 करोड़ रुपए तक मिल सकता है और वो इनका ट्रैवल का प्लान सारा कुछ कवर हो सकता है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि हाँ, एक इन्होंने ये सवाल पूछा कि SBI स्मॉल कैप फंड इनको इंक्लूड करना चाहिए। मैं क्योंकि अग्रेसिव प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो अग्रेसिव प्लानिंग में आप जब स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, स्मॉल कैप फंड जब रिटर्न देते हैं
तो आपको 18 से 20% की रिटर्न देते हैं और अग्रेसिव प्लानिंग में आपको वो एक फंड लेना चाहिए और एसबीआई या एक्सिस स्मॉल कैप दोनों में से कोई भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन फॉर हर। प्लस जो ये बात कर रहे हैं कि अगर इनको बकेट्स में डिवाइड करना है और ये डिफाइन करना है, तो ये कुछ फंड्स को अग्रेसिवली उन बकेट्स में अपने दिमाग में बिठा के रख लें कि ये फंड्स को मैं इस साल पे विड्रॉ करेंगे और एक इस साल में विड्रॉ करेंगे। जो इनके फंड्स अग्रेसिव प्लेटफॉर्म्स के हैं, जो जैसे स्मॉल कैप ले रहे हैं, तो उनको जितना भी लंबी अवधि के लिए लेंगे, इनको रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलेंगे। नमिता जी, और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? क्या आप क्लियर हो गई हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि बिटवीन द लार्ज कैप, द डाइवर्सिफाइड एंड द स्मॉल कैप, मुझे किस प्रोपोर्शन में इसे रखना चाहिए? इंटरेस्टिंग। ऋषि? देखिए, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो 60% आपको स्मॉल कैप में रखना चाहिए और 40% लार्ज डाइवर्सिफाइड कैप में रखना चाहिए। आप मार्केट्स स्मॉल कैप्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप 60% रख सकते हैं, क्योंकि आपने समझा है इस मार्केट को और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या हुआ है और आपने बोला कि आपने चेंज किया है। तो मैं अभी भी आपको रिस्क प्रोफाइल में 60% उसमें रखने की बात कहूंगा। और कोई सवाल नमिता जी? नहीं, दिस इज वेरी गुड गाइडेंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, बताएं निवेश का गुरु मंत्र आप क्या आज बता रहे हैं? निवेश का गुरु मंत्र ये है कि समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है और दुश्मन भी। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कंपाउंडिंग में दोस्त और खर्चे का इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग में दुश्मन। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, आपके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हो। ऋषि, आपका गुरु मंत्र? हाँ जी, हमारे को ये मानना है कि विद करंट मार्केट और अवेलेबिलिटी लोग क्रेडिट लेके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने बिजनेस में क्रेडिट लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अलग होता है, बट अगर आप क्रेडिट लेके स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपको रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। अपने बिजनेस को आप अच्छे से समझते हैं तो शायद उसके लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो वो अलग कहानी होती है, वर्सेस इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड्स में। तो कर्ज लेके म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना बनता। चलिए, तो इन निवेश के गुरु मंत्रों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारी इस बेहद खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। तो ये केवल गुरु मंत्र नहीं थे, ये आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जिन बातों को आपको अमल में लाना चाहिए, ये वो बातें हैं जो आपको अपने निवेश की जर्नी में अपने साथ रखनी है और आगे भी बढ़ानी है। और इसी बीच अगर आप भी हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी पर अगर कोई समझाइश चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। आप सवाल लिखित रूप में भेज सकते हैं, साथ ही चाहे तो वीडियो अपने सवाल का शूट करके वो वीडियो भी इसी नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम आपके वीडियो को टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे एक फाइनेंशियल प्लान। चलिए, इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।